हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये वीडियो इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कोल्ड वॉर एरा से रिलेटेड जो भी इस चैप्टर के अंदर है वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ यूट्यूब में कॉर्नर में एक एरो बनकर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसे एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। जो कुछ हमने पहली वीडियो में कवर अप किया है, जो डिस्कस किया गया है, वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। सब कुछ डिस्कस किया है मैंने उस वीडियो में। कोल्ड वॉर एरा के बारे में, वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस क्या होती हैं, उनके बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है पहली वीडियो में। कम्युनिज्म के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उस टॉपिक को भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुई, और जो यूएस का जो बॉम्बिंग का जो डिसीजन था जापान का, उसे क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में, दोनों ही चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। लॉजिक ऑफ डिटरेंस के बारे में डिस्कस किया है हमने उसमें। एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स के अंदर हमने डिस्कस किया है कि स्मॉलर स्टेट्स अलाई विद सुपर पावर्स, यानी कि जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो सुपर पावर्स के साथ फ्रेंडशिप क्यों करते थे और सुपर पावर्स को एलाइज क्यों चाहिए थे। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया है, क्या होता है। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ जो कुछ भी साइन की गई थी, उन सभी ट्रीटीज़ के बारे में हमने डिटेल में जो है डिस्कस किया हुआ है पहली वीडियो में। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप अभी जाकर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं यूनिपोलर और बायपोलर वर्ल्ड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, यूनी का मतलब होता है 1 और बाय का मतलब होता है 2। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड की हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम का जो वर्ल्ड है, ठीक है, आज के टाइम की जो दुनिया है, इसको बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर है। और अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने से लेकर 1991 यानी कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था उस टाइम 2 सुपर पावर्स थी। कौन कौन सी? यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पीरियड को बोला जाता है बायपोलर वर्ल्ड। तो देख लेते हैं बायपोलैरिटी के सामने चैलेंजेस क्या थे, बायपोलर वर्ल्ड के सामने चैलेंजेस क्या थे। देखिए, नाम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो नाम थी, ठीक है, इसने क्या एक थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड किया था। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के, जो नए नए कंट्रीज अभी अभी डीकॉलोनाइज हुए थे, यानी कि उन्हें उनके वहाँ से कॉलोनिज्म ख़त्म हुआ था, अभी अभी वो आज़ाद हुए थे, तो उनको नाम क्या कर रहा था? एक तीसरा ऑप्शन दे रहा था कि आओ, आपको किसी को भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको यूएस को ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको यूएसएसआर को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आप किसे ज्वाइन करो? आप नैम को ज्वाइन करो। तो नैम ने क्या प्रोवाइड किया था? एक तीसरा ऑप्शन उन कंट्रीज़ के लिए जो कि अभी अभी आज़ाद हुई थी, जिन्हें अभी अभी आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट देखिए, फाउंडिंग मेंबर्स। ये आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे नैम के। तो 5 लोग थे जिन्होंने नैम का फाउंडेशन किया था। उनके नाम क्या हैं? देखिए, जोसेफ ब्रॉस टीटो यूगोस्लाविया के थे ये। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, ये फाउंडिंग मेंबर थे। गमाल अब्देल नासर, ये इजिप्ट के थे। सुकर्नो इंडोनेशिया के थे। ख्वामे कुरमुरा गाना से थे। तो ये 5 लोग थे जिन्होंने नैम का फाउंडेशन किया था, यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नैम ये 5 लोग थे। नेक्स्ट देखिए,
नाम की अगर हम पहली समिट की बात करें तो ये बेलग्रेड में हुई थी और 1961 में हुई थी, और इसे अटेंड करने वाले उस टाइम 25 मेंबर स्टेट्स थे, यानी कि पहली मीटिंग में इसे 25 देशों ने अटेंड किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं, आखिर नाम बनी थी और उसकी जो सबमिट हुई थी उसके पीछे के रीज़न क्या थे, किस वजह से आखिर ये सबमिट हुई थी, जान लेते हैं इसे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो नाम कंट्रीज थे, ठीक है, जो नाम के मेंबर कंट्रीज थे वो कोऑपरेट करते थे वेरियस वर्ल्ड एजेंडाज, यानी कि इश्यूज, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज थे उन पे कोऑपरेट करते थे उनमें। सेकंड देखिए क्या है, कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था उस टाइम क्या था, जो सुपर पावर्स के बीच की जो राइवलरी थी, जो दुश्मनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या थी, टेंशन थी। टेंशन क्यों थी भाई, दो जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं उनके बीच की दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, और अगर दो सुपर पावर्स आपस में लड़ेंगे तो उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इसीलिए कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था, और जब इनकी जो राइवलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो कि एशिया अफ्रीका के अभी अभी आज़ाद हुए थे, उन्होंने अभी अभी अपनी आज़ादी हासिल की थी, वो सभी क्या हो गए थे, इंटरनेशनल एरेना में आ गए थे। कैसे आ गए थे, क्योंकि उन्होंने यूएन को ज्वाइन कर लिया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस समिट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम। नैम के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं आखिर क्या है, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो देखते हैं इसे। देखिए पहला क्या है, टू मीडिएट बिटवीन द राइवल अलायंस। देखिए नैम क्या करता था, एज अ मीडिएटर का काम करता था दोनों के बीच में, जो राइवलरीज थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उसके बीच में एज अ मीडिएटर का काम करता था, और कोशिश करता था उनके बीच में पीस और स्टेबिलिटी लेकर आए। तो इसके लिए नैम कंटिन्यूसली काम किया करता था। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रेनिंग मेंबर कंट्रीज। देखिए रिफ्रेन करना मीन्स होता है क्या, रोकना। तो नैम हमेशा कोशिश किया करता था कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके, वो किसी भी सूरत में दोनों ही ब्लॉक्स को ज्वाइन ना करें, यानी कि वो यूएस या यूएसएसआर का जो ब्लॉक है उसको सपोर्ट ना करें, यानी कि उसको ज्वाइन ना करें। वो ज्वाइन किसको करें, नैम को। तो नैम हमेशा यही कोशिश करता था, जो कंट्रीज़ हैं उसके मेंबर्स हैं और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो अभी किसी के भी मेंबर्स नहीं हैं, ये कोशिश करता था कि वो हमें ज्वाइन करे, ना कि यूएस और यूएसएसआर को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम बात करें न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज़ की, जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे कॉलोनीज़ थी और वो लड़कर अपनी आज़ादी हासिल कर रहे थे, तो उन कंट्रीज़ की देखिए इकनॉमी तो इतनी अच्छी होगी नहीं। आज़ादी के बाद जो है कंट्रीज़ की इकनॉमी एकदम गिर जाती है, जैसे कि इंडिया के साथ भी हुआ था। तो ऐसी कंट्रीज़ को जो नैम था वो हेल्प करता था उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ को बनाने में, ठीक है, इन दो चीज़ों में उनकी हेल्प करता था। नेक्स्ट देखिए, टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी। देखिए ऐसी पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करने में उनकी हेल्प करता था जिनका की एम होता था कि वो इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करें, कॉलोनिज्म को एंड करें और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करें। तो ऐसी पॉलिसीज़ को बनाने में नैम क्या करता था, इन न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज़ की मदद करता था। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आप कह सकते हैं कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ या पुअर कंट्रीज़, तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा स्लो था। तो इसीलिए फॉर्मेशन आपका हुआ था NIEO का, जिसका कि मेन गोल क्या था, देखिए अचीविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यही क्या था, NIEO का मेन गोल था और इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपके NIEO का।
नेक्स्ट देखिए UNCTAD, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका कि नाम था टुवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, और ये 1972 में आई थी। तो इस रिपोर्ट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया था। तो वो रिफॉर्म्स क्या हैं आइए देखते हैं हम। पहला क्या है? गिव LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। LDCs क्या है? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बोला गया था वो क्या था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के, जो उनके खुद के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंट्रोल उन्हीं को दे दिया जाए। नेक्स्ट, वेस्टर्न मार्केट्स का जो एक्सेस है यानी कि वहाँ पे ट्रेड करने की जो परमिशन है वो भी इन LDC कंट्रीज़ को दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़। देखिए जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजी तो देखिए काफ़ी आगे थी, ये डेवलप हो चुकी थी। तो यहाँ से जो भी चीज़ मंगाई जाए, ठीक है, मशीनरीज मंगाई जाए, तो उनकी कॉस्ट क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए LDCs के लिए। LDCs शुड बी गिवन ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, इनका रोल क्या हो जाए? बढ़ा दिया जाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशंस में। इंटरनेशनली इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, दी जाए, जो कि पहले नहीं दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। देखते हैं इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया कोल्ड वॉर के टाइम में। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? स्टेइंग अवे वाली पॉलिसी अपनाई थी इंडिया ने। देखिए जो दो अलायंसेस थे, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, उनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं बना था इंडिया, यानी कि दोनों ही ब्लॉक्स में से किसी को भी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था, दूर रहा था इंडिया। उसने नाम का फॉर्मेशन किया था और दूसरे कंट्रीज़ को भी जो है इनकरेज करता था कि वो नाम को ही ज्वाइन करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट रेज हिज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंस। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस थी, जो नई कंट्रीज़ आज़ाद हो रही थी, न्यूली डीकोलोनाइज जो कंट्रीज़ थी, वो जब इन अलायंसेस को फॉलो कर रही थी या ज्वाइन कर रही थी वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस को, तो उसके अगेंस्ट भी इंडिया अपनी आवाज़ उठा रहा था। नॉन अलाइंड पॉस्चर सर्व इंडियाज़ इंटरेस्ट इन टू वेज। ये जो नॉन अलाइनमेंट का जो स्टेप था इंडिया का, इसने इंडिया के इंटरेस्ट को दो तरीके से हेल्प की। कैसे? देखिए दो तरह से इंडिया की हेल्प की नॉन अलाइनमेंट ने। वो कैसे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखिए नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया की हेल्प कैसे की? नॉन अलाइनमेंट की वजह से इंडिया फ्रीली, आप कह सकते हैं, डिसीज़न ले सका, ऐसे डिसीज़न ले सका जो कि उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड थे, ना कि सुपर पावर के इंटरेस्ट से रिलेटेड थे। मतलब ऐसे स्टेप्स वो ले सका, ऐसे डिसीजंस इंडिया ले सका जिससे कि उसको बेनिफिट हो, ना कि ऐसे डिसीजन उसने लिए जिससे कि उन सुपर पावर्स को बेनिफिट हो या उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया इंडिया ने। नेक्स्ट देखिए, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। हमेशा ही इंडिया क्या कर पा रहा था? एबल टू बैलेंस कैसे मेंटेन करता था? जैसे देखिए दोनों कंट्रीज क्या थे? सुपर पावर्स थे। तो जब भी इंडिया अनड्यूली प्रेशराइज फील करता था बाय वन सुपर पावर, मान लीजिए कि यूएस उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि नहीं इंडिया हमें ज्वाइन करो, तो इंडिया क्या अपनी जो क्लोजनेस थी वो यूएसएसआर से ज़्यादा बढ़ा लेता था। और यहीं जब यूएसएसआर इंडिया के ऊपर प्रेशराइज करता था कि नहीं आप हमको ज्वाइन करो, तो इंडिया अपनी जो क्लोजनेस थी वो यूएस से ज़्यादा बढ़ा लेता था। तो इस तरह से इंडिया जो है बैलेंस करने में कामयाब रहा था। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में मिल जाएगा कि इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, यानी कि हम किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो
इस पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वो आखिर क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्यों इसकी आलोचना की जाती है? फर्स्ट देखिए, इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज सेट टू बी अनप्रिंसिपल्ड। जो आपके सुपर पावर कंट्रीज़ थे, ये क्या बोलते थे कि जो नॉन अलाइनमेंट की जो ये पॉलिसी है इंडिया की, ये क्या है, बिल्कुल ही अनप्रिंसिपल्ड है, बिल्कुल ही बेतुकी है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। इट वॉज said that India often refused to take a firm stand on international issues। हमेशा यही बोला जाता था कि इंडिया जब कभी इंटरनेशनली किसी चीज़ के लिए इंडिया को बोला जाता है कि हाँ यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, इसके लिए आप जिम्मेदारी लो, तो इंडिया हमेशा ही इंटरनेशनली उन चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, कोई फर्म स्टैंड नहीं लेता है किसी भी इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड। नेक्स्ट, Having criticized others for joining alliance, India signed a treaty of friendship with USSR for 20 years। देखिए, नाम के फॉर्मेशन के बाद इंडिया हमेशा ही दूसरे कंट्रीज़ को इनकरेज करता था कि वो नाम को ज्वाइन करें, ना कि किसी और अलायंस को ज्वाइन करें या यूएस और यूएसएसआर को ना ज्वाइन करें। ये सब कहते हुए भी इंडिया ने क्या किया था, यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर दी थी। अब देखिए, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से नॉन अलाइनमेंट की जो इंडिया की पॉलिसी है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देखिए, ये ट्रीटी साइन करने के पीछे बहुत सारे अलग रीजंस थे। उस समय इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस टाइम बांग्लादेश देश का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, इसलिए इंडिया को मजबूरन यूएसएसआर के साथ ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करनी पड़ी थी। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नाम हैज़ बिकम इररेलेवेंट टुडे, यानी कि आज के टाइम में नाम की कोई रेलेवेंसी ही नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस आज के टाइम में ख़त्म हो गई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो देख लेते हैं इसे। क्या वाकई में नाम की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में ख़त्म हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? तो देखते हैं इसे। इट हैज़ नॉट बिकम आउटडेटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। देखिए, हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है उसमें क्या है, चलिए देखिए, इट हैज़ नॉट बिकम आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे के जो रीजंस हैं देखते हैं। पहला, इट्स मेंबर आर स्टिल बाउंड बाय कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो भी इसके मेंबर्स हैं उनका आज भी क्या है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एलडीसीज। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, एलडीसीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज भी नाम का यही ऑब्जेक्टिव है। नाम मेंबर्स सीक्स इकोनॉमिक एड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन। जो नाम के देखिए जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है अपनी कंट्रीज का, उसके लिए जो इकोनॉमिक हेल्प है वो डेवलप कंट्रीज से आती है, ठीक है, आज भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर मेन मोटिव्स क्या है, एम्फसाइज करें राइट्स ऑफ नेशन पे, प्रमोट करें पीस को, सिक्योरिटी को, और ये सब कैसे करेंगे, थ्रू पार्टिसिपेशन इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल इश्यूज। जो भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उनमें हिस्सा लें, जिससे कि क्या हो, वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी मेंटेन हो। तो ये मेन मोटिव रहा है नाम का। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि नाम की जो रिलेवेंसी है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी ख़त्म नहीं हुई है आज के प्रेजेंट टाइम में भी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल फ्रेंड्स इतना ही। इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है 2 वीडियोज़ में। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।